दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम किसान भाइयों को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती, किसानी, बागवानी, पशुपालन संबंधित वे तमाम उपयोगी जानकारियां जो हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी है। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि इन जानकारियों के माध्यम से हमारे किसान भाई ज़रूर लाभ उठा रहे होंगे, फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, कृषि दर्शन का यह कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे इस कार्यक्रम में आप फ़ोन नंबर 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर 1800-233-00 पर फ़ोन लगाकर हमारे विशेषज्ञों से आप बातचीत कर सकते हैं। उनसे आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है उद्यानिकी में सामयिक कार्य और इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय अग्रवाल जी अतिथि के रूप में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब हैं वैज्ञानिक, जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। साथ ही साथ किसान भाइयों, हमारे साथ में एक सफल किसान राम सिंह किरार जी भी मौजूद हैं। राम सिंह किरार जी ग्राम मैथाना ग्वालियर से हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने कृषि में कई सफलताएं हासिल करी हैं। इनसे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, विषय की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का जो हमारा विषय है उद्यानिकी में सामयिक कार्य की जो हम बात करेंगे, तो उद्यानिकी फसलों में अभी जो कौन कौन से ऐसे सामयिक कार्य हैं जो अभी किए जाने हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए। जैसा कि किसान भाई हम सभी जानते हैं, उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सब्जियों की खेती, फलों की खेती, मसालों की खेती और फूलों की खेती इसके अंतर्गत आती है। तो इस समय क्योंकि रबी का मौसम शुरू हो गया है और सबसे ज़्यादा कृषि कार्य जो उद्यानिकी में होते हैं वो इसी समय होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो भी सब्ज़ी हैं इस समय, सबसे पहले हम बता दें, जैसे टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, बैगन हुआ, ये लगाने का समय आ गया है। तो इनकी आप नर्सरी तैयार करने का इस समय है। तो किसान भाई जो इनको लगाना चाहते हैं वो नर्सरी इनकी तैयार कर लें। जिन किसानों के इधर नर्सरी में ये पौधे तैयार हो चुके हैं वो उठे हुए मेड़ बनाकर इसको सब्जियों की रुपाई का काम इस समय करें। इसके बाद दूसरी बात आती है, इसमें सिंचाई का प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन भी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें नहीं तो मजदूरों की आवश्यकता और श्रम शक्ति बहुत लगती है। तो इसमें अगर संभव हो तो प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करके और ड्रिप लाइन का, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करें और इसमें एक निश्चित दूरी पर, जैसे 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद करके उसमें फिर पौधों को लगाएं, जिससे खरपतवार का नियंत्रण हमको नहीं करना पड़ेगा। और साथ में इसके नीचे ड्रिप इरिगेशन की लाइन डली रहेगी, तो इससे क्या होगा कि सिंचाई की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक हो जाएगी और लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ इस समय आलू के लगाने का भी समय है। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं, हमारे ग्वालियर साइड के हुए या फिर छिंदवाड़ा वाला किसान हुए या मालवा निमाड़ वाले किसान हुए, जहां पर आलू की खेती होती है, वो इस समय आलू की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद प्याज का सीज़न भी अभी इस समय किसानों को मार्केट में प्याज बहुत अच्छा मिल रहा है, प्याज को भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्ची की खेती इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह की अभी पौध डालने का समय है। जिन्होंने पौध डाल दी है वो इस समय इसको ट्रांसप्लांट कर दें, खेतों में लगा दें। और इसके बाद जैसे फूलों की बात करें, गुलाब वगैरह की अगर बात करते हैं, तो उसमें कटाई का समय उपयुक्त समय है। थोड़ा सा हम लेट तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें गुलाब में, जिससे सर्दियों में इसमें अच्छे फूल आएंगे। इसके बाद हमको और भी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है कि जो सब्जियां जैसे शिमला मिर्च हुआ या फिर मिर्च हुआ या टमाटर हुआ, इनमें सहारा देने या स्टैकिंग की भी बहुत आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ फल बागों की अगर बात करते हैं, तो जो हमने अभी बगीचे लगाए थे बारिश के मौसम में, उनमें नीचे कल्ले फूट रहे होंगे, तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ग्राफ्टिंग पॉइंट के नीचे से जो कल्ले निकल रहे हैं उनको निकाल दें और थाला बना लें और खेत की साफ सफाई इस समय कर लें। खेत की साफ सफाई रखना विशेष बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि सामयिक कार्यों के बारे में बताया, सब्जी के बारे में डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, तो सब्जी की खेती के लिए यदि हम बात करें तो कौन सी तकनीक आप बताना चाहेंगे जिसका इस्तेमाल यदि हमारे किसान भाई करें तो उनको बेहतर उत्पादन मिले? देखिए, सब्जी की किसान भाई सब्जी की खेती तो करते हैं, लेकिन कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग अगर हम करते हैं तो उससे उत्पादन में उत्पादकता भी बढ़ जाती है और जो गुणवत्ता होती है, आज के समय में बाज़ार में कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जब बाज़ार में ले जाते हैं तो उनको दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना है। अगर आप संकर किस्म के बीज भी उपयोग कर रहे हैं तो अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या उद्यानिकी विभाग के अधिकारी
से पूछ लें कि कौन सी किस्म आपके इधर के लिए उपयुक्त हैं। दूसरी चीज़ हमको कोशिश करना चाहिए कि ऐसी किस्में लगाएं जो कि प्रसंस्कृत भी हो सकती हैं या जिनको प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन अगर बाज़ार में ज़्यादा माल आ जाता और बिक नहीं पा रहा तो हम अपने उस उत्पाद को प्रसंस्करण कर सकें। तीसरी चीज़ हमको इसमें ध्यान में रखना है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करें और मल्चिंग आवश्यक रूप से करें, क्योंकि सब्जियों में मल्चिंग करने से गुणवत्ता भी अच्छी होती है और साथ में कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। तो मल्चिंग का प्रयोग करें। इसके बाद खेत में मल्चिंग और ड्रिप लगा दिया है, लेकिन पौधों को सहारा देना भी बहुत आवश्यक है। अगर पौधे को सहारा नहीं देंगे तो फल जो हैं वो मिट्टी पर गिरेंगे और उससे जी उसकी गुणवत्ता डॉक्टर साहब, हमारे बीच में एक जी। कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछिए। नंद स्वरूप जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। जी मैं जानना चाहता हूँ कि अब गर्मी समाप्त हो रही है, बरसात भी समाप्त हो रहा है और जाड़ा आने वाला, तो इसी दशा में जो हमारी उद्यानी वाली खेतियाँ हैं, सब्जी है या हमारी बागवानी है, तो इसमें हमें कौन कौन से सामायिक कार्य करने चाहिए जिससे जो है अगला हमें जो है अच्छा उत्पादन, अच्छा फायदा इस फसल में मिल सके। देखिए, जैसा कि अभी अपन बात ही कर रहे थे कि सामायिक कार्यों में तो सबसे पहले तो खेत की साफ़ सफाई रखनी है, क्योंकि अभी बारिश ख़त्म हुई है और खेत में खरपतवार बहुत हो रहा है। तो ट्रैक्टर चला के और जहाँ तक संभव हो, क्योंकि सब्जियां हम लगाएंगे, तो रोटावेटर जैसी मशीनों को चला के खेत को भुरभुरा बना लें, खेत को सही कर लें। और इसके बाद जैसे आलू की अगर बोनी करना चाहते हैं तो आलू की बोनी के लिए उपयुक्त समय है। टमाटर, शिमला मिर्ची, इसके अलावा बैगन हुआ, इनको आपको लगाने के लिए इनकी नर्सरी तैयार कर लें। अगर नर्सरी तैयार आपको मिल गई है या नर्सरी आपने तैयार कर ली है तो इनको खेत में रुपाई की आप व्यवस्था कर लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करें, और प्लास्टिक मल्चिंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं तो धान की पुआल या भूसे के द्वारा या पत्तों के द्वारा भी मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें फफूंद जनित रोग लगने की संभावना होती है, तो संभवतः अगर संभव हो तो प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंद स्वरूप जी, फ़ोन लगाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आइए किसान भाइयों, हम आपको मिलवाते हैं सफल किसान श्री राम सिंह जी से। राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दोबारा। नमस्कार। राम सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे कृषक भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मैं राम सिंह किरार, ग्राम मैथाना, जिला ग्वालियर, विकासखंड मुरार में मेरा गांव पड़ता है, वहाँ जी पर है। तो जैसा कि किसान भाइयों, राम सिंह जी ने बताया कि ग्वालियर से हैं ये। आइए राम सिंह जी से बातचीत करते हैं। राम सिंह जी, आप खेती करते हैं, तो खेती में आप क्या क्या उगाते हैं? खेती में धान, जी ज्वार, बाजरा और धान कटने के बाद गेहूं की खेती और सरसों की खेती लगा। इस समय क्या लगा हुआ है? इस समय अभी धान है और ज्वार बाजरा की जो खेती थी वो कट चुकी है, जी, उसमें जी। सरसों की तैयारी। अच्छा राम सिंह जी, ये तो बात हुई खेती की, जैसे कि आपने बताया कि भाई खेती करते हैं हम। क्या राम सिंह जी, खेती के साथ साथ में आप पशुपालन भी करते हैं? जी सर। कितने पशु हैं आपके पास में? मेरे पास 20 भैंसें हैं, छोटे बड़े मतलब 32 पशु हैं। तो ये पशु डेयरी वाला सिस्टम मुझे विदेश जाने से मिला था, इससे पहले मेरे पास डेयरी का काम नहीं था। जी कृषक भाइयों, बंधु, हम आपको बता देते हैं कि राम सिंह जी ने देश विदेश की यात्राएं भी करी हैं। आइए हम उनसे उनके देश विदेश की यात्रा के अनुभव के बारे में जानते हैं। राम सिंह जी, आप जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने विदेश से जाके ये सीखा, किस प्रकार की आपकी यात्राएं रही और कैसे आपके अनुभव रहे, वो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो वहाँ मैंने प्रत्येक किसान के यहाँ जो वेट की थी, वहाँ डेयरी फार्म ज़रूर थे, पशु ज़रूर थे। जी तो मैंने सोचा, मन में सोचा यार खेती करें तो लागत भी अपनी कम होगी, रासायनिक ज़्यादा लग रहा है पशु डेयरी रखने से। तो मैंने आते ही 20 भैंस खरीदी, 2 गायें खरीदी और उससे अपना काम चालू कर दिया। जी जी। आज मेरे पास 30-32 छोटे बड़े पशु हैं। तो उस प्रकार मैंने लागत 10% रह गई है मेरी, रासायनिक और वैसी ही लागत। आपने जो पशुपालन किया, तो पशुओं से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो गोबर वगैरह है, उसका उपयोग आपने जैविक खाद के रूप में अपने हाँ, उससे जैविक खाद के रूप में उससे खेती कर रहा हूँ। खेत में किया। तो देखा कृषक भाइयों आपने कि किस प्रकार से राम सिंह जी ने देश विदेश की यात्राएं करके पशुपालन के तरीकों के बारे में सीखा और यहाँ पे आकर उन तकनीकों को अपनाया और
पशुपालन के साथ साथ उन्होंने खाद को जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया। राम सिंह जी से और भी बातचीत हमारी जारी रहेगी। आइए हम डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी जो बातचीत चल रही थी तो हम उद्यानिकी के बारे में, तो बगीचों की बात वहाँ पे यदि हम आपसे करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ बगीचे ऐसे हैं जो 1-2 साल के हो चुके हैं, तो ऐसे बगीचे जो 1-2 साल के हो गए हैं तो उन्हें किस प्रकार की देखभाल की ज़रूरत है? खासतौर से यदि हम इस समय की बात करें तो कैसी देखभाल उनकी करनी चाहिए? देखिए, अभी जैसे जो बगीचे इस साल लगाए या 1 साल पहले के हो गए, यानी जिनमें अभी फलन शुरू नहीं हुआ है जी। तो उनमें सबसे पहले तो इस समय, क्योंकि बारिश गई है, तो इस समय इसमें ना हमको खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पूरी तरह से खरपतवार निकाल दें, खेत को साफ़ कर लें, छोटा ट्रैक्टर या रोटावेटर की मदद से खेत को साफ़ कर लें। अब इसके बाद सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता बहुत ही है, क्योंकि अब हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बगीचे में थाले बना लें, जिससे जहाँ पर अपन भर के पानी देंगे वहाँ पर थाले बनाने की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ हमें करना है कि अगर आपने सघन बगीचा लगाया हुआ है या आसपास पौधे लगे हुए हैं, तो जहाँ तक संभव हो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर आपने नहीं लगाया हो या आपके पास हो, आपने निकाल के रखा हो, तो इस समय आप खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बिछा दें। अब इसके बाद क्या होता है, जब बारिश के बाद का अभी का जो मौसम होता है, इस समय पौधों में जो छोटे पौधे होते हैं उनमें नीचे से कल्ले बहुत ज़्यादा फूटने लगते हैं। और चूँकि हम लोग है ना बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाते हैं, यानी मतलब देसी पौधे तो लगते नहीं हैं आज के समय में, हम बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाते हैं। तो देख लें जहाँ से गठान हो उसके नीचे से जो कल्ले निकल रहे हैं उनको समय समय पर निकाल दें, क्योंकि आप जब तक खेत में भ्रमण नहीं करेंगे और आपको जब तक मालूम नहीं चलेगा, और कल के दिन यदि वो कल्ले नहीं निकाले और वो शाखा का रूप ले लिया, तो हमारा पौधा जो है वो देसी हो जाएगा। तो उसको निकालते रहें। इसके बाद इस समय होता है पौधों को आकार देना और पौधों को शेप देना। जो इस समय हमने जैसे अमरूद के, आम के पौधे लगाए हुए हैं, तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि नीचे से लगभग 1 मीटर की जो ऊंचाई होती है पौधों में, वहाँ पर शाखाओं को हमको नहीं निकलने देना है, क्योंकि अगर वहाँ से शाखाएं निकलेंगी तो बगीचे के बीच में जगह कम हो जाएगी, बगीचे के बीच में हम चल नहीं पाएंगे। तो 1 मीटर के बाद हमें चारों दिशाओं में एक शाखा रखनी, यानी 4 से 5 शाखाएं हमें चारों तरफ रखनी है। तो उसकी जो बगीचे में यानी ट्रेनिंग प्रूनिंग का काम है वो करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे प्रॉपर शेप मिलेगा, जो पौधा है वो चारों तरफ से फैलेगा और बीच में उसमें पर्याप्त मात्रा में धूप आएगी, जिससे उसमें फलन और फूल एवं फलन बहुत अच्छा आएगा, है ना। इसके बाद आप देख लें कि उसमें कभी कभी क्या होता है, इस समय कुछ कीटों का भी प्रकोप इसमें दिखाई देता है। तो अगर कीटों का कोई प्रकोप दिखाई दे रहा है, पत्तियों पर कुछ दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आप पत्तियों को ले लें और उसके अपने जो उद्यान विकास अधिकारी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उनको उसको दिखा दें। इसके बाद इसमें खाद भी, जो भी आपने पौधे लगाएं, जो अवस्था आपकी पौधे की है, तो अभी 1 आध महीने में हमको उसमें गोबर की खाद देने की भी आवश्यकता है। जैसे आम के पौधों में तो हमको देनी पड़ेगी गोबर की खाद, तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग इसमें करें। और इसके बाद टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है, तो उसमें हमको घुलनशील अवस्था में, क्योंकि शुरुआत में अभी पौधे में फलन नहीं आया है, फूल नहीं आए हैं, तो इसमें हमको 19-19-19 यानी नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश जैसी खादों का प्रयोग इसमें समय करना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और ख़ासतौर से जिन कृषक बंधुओं ने इरिगेशन सिस्टम को निकाल दिया है, उस पर डॉक्टर साहब ने जोर दिया है कि उसको आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए। आइए राम सिंह जी से बात करते हैं। राम सिंह जी, हमारी जानकारी में आया है कि आपको पुरस्कार भी मिला है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से। हम उसको पुरस्कार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, मुझे ज़िले से और ज़िले के बाहर भी तमाम पुरस्कार मिले हुए हैं, और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ युवा पीढ़ी से कि खेत तो क्या, मेड़ें भी पैसा देती हैं, मेड़ों पे भी खेती हो सकती है। जी बिल्कुल, ये तो आपने बताया कि मेड़ों पे खेती हो सकती है, लेकिन हम विशेष तौर से हम आपसे पुरस्कार की बात भी करना चाह रहे हैं। और राम सिंह जी, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपने जो देश विदेश की यात्राएं करी हैं, जी सर, अनुभव आपने बताया, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपने कौन कौन से देश विदेश की यात्राएं करी हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, मेलबर्न, बलारत, हैमिल्टन, वेलिंगटन, जी जी जी। ऐसी तमाम कंट्रियाँ, वहाँ 10 कंट्रियों में भ्रमण किया था। अपने अनुभव उनको बताए थे। जी। वहाँ भी इंडियन किसान थे। इंडिया का जो फार्मर
जाता था तो वहाँ इंडियन फार्मर थे, हिंदी में बातचीत हुआ है, वैसे साइंटिस्ट रहते थे। जी, तो वहाँ से जो आपने जो अनुभव लिए वहाँ से, जी सर। उन अनुभवों का आपने इस्तेमाल यहाँ आकर किस प्रकार किया? मैंने ये पहला अनुभव तो पशु डेयरी की तरफ किया, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला, खेती भी अच्छी हो रही है। और वहाँ मैंने मेड़ों पर पेड़ देखे, जी जी तो अपने यहाँ सागौन मेड़ों पर लगाई थी, 1000 पेड़ के करीब थे। जी जी जी। तो वो सागौन 23 साल तक खड़ी रही, उसके बाद बढ़िया जो उनका टारगेट पूरा हो गया तो वो बिक गई। तो उससे मुझे 90-92 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई। और वहीं है, यदि हम पुरस्कार की बात करें तो आपने पुरस्कार के बारे में बताइए, आपको कौन सा पुरस्कार मिला था, कब मिला था? पुरस्कार मुझे मोदी जी के हाथ से जी जी गुजरात में मोहाली में मिला था, जी 51,000 रुपये का। जी और ग्वालियर ज़िले में तो अनगिनत पुरस्कार मिले हैं, जी जी, उसकी तो बिल्कुल कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल। तो देखा किसान भाइयों किस प्रकार से राम सिंह जी ने मेहनत करके कृषि में नए आयाम भी स्थापित किए और सरकार के द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय उद्यानिकी में सामयिक कार्य और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। वैज्ञानिक के जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। डॉक्टर साहब पुनः स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में सफल किसान श्री राम सिंह किरार जी भी मौजूद हैं, ग्राम मेहताना ग्वालियर से। हम राम सिंह किरार जी, आपसे हमारी चर्चा चल रही थी। राम सिंह किरार जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने खेती के साथ साथ पशुपालन भी अपनाया हुआ है, तो निश्चित तौर से पशुओं से जो गोबर की जो खाद मिलती है वो बहुत उपयोगी है फसलों के लिए। बिल्कुल। राम सिंह जी, जैविक खेती की यदि हम बात करें तो आप किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं और किसान भाइयों को उसका कितना लाभ मिलता है, इसके बारे में आप बताइए। जैविक खेती जैसे अपना घर का खाद हो गया। मैं तो यही मानता हूँ जैविक खेती घर के खाद से ही करोगे तो ही जैविक खेती है। तो वैसे तो तमाम आइटम बिक रहे हैं बाज़ार में जैविक के नाम से, लेकिन गोबर की खाद से अपन वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ वाला खाद भी बना सकते हैं। गोबर गैस भी, मेरे यहाँ 34 गोबर गैस लगी हुई हैं, तो उनकी सैलरी से भी खेती कर रहे हैं अन्य किसान। तो वैज्ञानिकों के माध्यम से और काफ़ी वैज्ञानिकों के तजुर्बों से मेरा सारा ही गांव खेती कर रहा है और अच्छी खेती कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो बजट में कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे कृषक बंधु हैं, जो हमारे कृषक भाई हैं, वो पशुपालन करते हैं, साथ साथ में बहुत सारे जो गोबर जो रहता है उसका इस्तेमाल भी अपने खेतों में करते हैं, जैविक खेती करते हैं। क्या इस उपयोग से कितना फ़ायदा उनको होता है? निश्चित रूप से क्या होता है कि खेती में आज बात होती है कि लागत किस प्रकार से कम हो, और जब पशुपालन किसान स्वयं करता है तो उसको जैविक खाद के रूप में गोबर बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है। गोबर से कई प्रकार के जैविक खाद बन जाते हैं। तो सबसे पहले चाहे अगर हम बात करते हैं कि नाडेप कंपोस्ट हुआ, इससे भी खाद तैयार कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से गोबर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट या केचुआ वाली खाद, जो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है, वो भी अगर आपके पास गोबर अगर आपको खरीदना नहीं पड़ रहा है और किसान खुद ही पशुपालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वर्मी कंपोस्ट जो है वो कम लागत में किसानों के पास मिलके तैयार
तैयार हो जाता है। इसी के साथ साथ जो प्राकृतिक खेती आज के समय में जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं और एक गाय से हम 1 एकड़ खेती की बात करते हैं, तो वो भी संभव होता है गोबर के कारण ही। और गोबर से ही हम उसमें भी जो खाद होती है वो हम खाद बनाते हैं। तो इस प्रकार से जैविक खेती में गोबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहेंगे कि यदि खेती के साथ साथ पशुपालन भी यदि हमारे किसान भाई कह रहे हैं तो उनको निश्चित तौर से इस प्रकार के प्रयोग से उनको लागत में भी कमी आ जाएगी। जी जी कमी आ जाएगी, बिल्कुल। बहुत बहुत डॉक्टर साहब फसलों की बात हो रही थी और ख़ासतौर से अमरूद के यदि हम पौधों की भी यदि हम यहाँ पे बात करें, इस समय देखा जाता है उनमें किसी प्रकार के जाले जैसे लग जाते हैं। डॉक्टर साहब उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और उसका हल क्या है, ये बहुत सारे किसानों की ऐसी समस्या होती है। इस प्रकार के हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी पहचान जो होती है, अमरूद के जो बगीचे होते हैं वो सूखने लगते हैं। यानी आप अमरूद के बगीचे में जाएंगे और कुछ समय थोड़े से भी पुराने अमरूद हैं तो वो सूखे हुए दिखाई देते हैं। जब हम उन वृक्षों का निरीक्षण करते हैं या पेड़ों का निरीक्षण करते हैं तो जहाँ से आप देखेंगे 2 शाखाएं निकली हुई हैं, जहाँ वहाँ पर एक गठान टाइप की आपको दिखेगी और वहाँ पर जब पास से जाके देखेंगे तो उसमें एक छेद होगा और छेद से पूरा जालीनुमा एक जाला टाइप का पूरे पौधे के ऊपर बन जाता है। पूरे पौधे में चलता हुआ जाला आपको दिखाई देता है। ये एक कीट होता है जो अंदर ही अंदर पौधे को खोखला करता है और इस कीट का नाम होता है इंडरबेला कीट होता है। और ये इसकी जो इल्ली होती है पौधों में अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है। अंदर अंदर नुकसान पहुंचाने से पौधा जो होता है ऊपर से सूखने लगता है और कुछ समय अगर हमने देखभाल ना की तो हमारा जो उपयोगी अमरूद का पौधा है वो पूरा पौधा ही खराब हो जाता है और हमको काटना पड़ता है। राम सिंह किरार जी, हमारे बहुत सारे किसान भाई, युवाओं की भी यदि हम बात करें, पढ़ लिख के शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, नौकरियां कर रहे हैं वहाँ जाकर। आप इतने समय से कृषि से जुड़े हुए हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये युवा पलायन ना करते हुए यदि इनके पास ही अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कोई छोटी सी ज़मीन है, वहीं पर खेती करें, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैंने जब से खेती करना शुरू की तब से ही मेरी ये सोच है कि गांव का कोई भी युवा किसी भी प्रकार का, चाहे उसके पास भले ही ज़मीन हो 1 बीघा, दूसरे की बटाई अटाई लेकर के गांव छोड़कर शहर की तरफ न जाए, क्योंकि जो खेती में आमदनी है वो शहरों में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो यही मेरा विनम्र आग्रह है कि युवा पीढ़ी आगे आए, क्योंकि अब देश का भविष्य भी युवा ही है और आप खेती की तरफ ध्यान दें। जी बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे कृषक भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण उद्यानिकी संबंधी जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। साथ ही साथ राम सिंह किरार जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने भी अपने अनुभव हमारे कृषक भाइयों से साझा किए। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंग यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे, फिर नए प्रोग्राम में, फिर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।